हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जून 2015 का सेकंड पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हथनोरा का मानव सही जीवाश्म होमो इरेक्टस है। हथनोरा होमो इरेक्टस। शवाधान प्रचलन शुरू किया गया होमो निएंडरथल द्वारा। होमो निएंडरथल द्वारा। कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? गुनगिरिया पे मिला है सबसे ज्यादा ताम्र संचय, गुनगिरिया। इसमें जोड़ियां सुमिलित करनी है। तो मोहेंजोदड़ो मतलब कि हड़प्पीय स्थल है और पुरातात्विक अवशेष है। तो मोहेंजोदड़ो जो है वो वहां पे घोड़े की मूर्ति पाई गई है। लोथल में यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मृअरा पहिया और पिराक में घोड़े का जीवाश्म। ये जो है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मोहेंजोदड़ो घोड़े की मूर्ति, लोथल यज्ञ वेदी, हड़प्पा मृअरा पहिया और पिराक घोड़े का जीवाश्म। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? ये जॉन मार्शल ने कहा हुआ है। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है इराक से। किसका? भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण इराक से। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? गायत्री मंत्र का संकलन विश्वामित्र ने किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा है? छंद ये पद्य रचना से जुड़ा है। छंद। यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित है झेलम नदी पर। बुकेफला झेलम नदी तट पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? कुषाण ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए हैं। तांबे के सिक्के कुषाण। चालुक्य मंदिर और उसके निर्माता, तो ब्रह्म मंदिर जो है वो विनयादित्य ने बनाया हुआ है। उच्चीमल मंदिर जो है वो विजयादित्य ने बनाया है। विरूपाक्ष लोक महादेवी और मल्लिकार्जुन ये त्रैलोक्य महादेवी। अब ये भी क्वेश्चन, विरूपाक्ष का जो है वो लोक महादेवी ने बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, बस फिर से देख लेते हैं। ब्रह्म मंदिर विनयादित्य, उच्चीमल मंदिर विजयादित्य, विरूपाक्ष लोक महादेवी और मल्लिकार्जुन त्रैलोक्य महादेवी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक गर्भ नाटक प्रारंभ किया? हर्ष ने गर्भ नाटक, नाटक में नाटक मतलब गर्भ नाटक, हर्ष ने शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया? कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन 2 और महेंद्र वर्मन 3 ने बनवाया है। अब जो जोड़ी सुमेलित नहीं है वो ये है, तो सारे बाकी देख लेते। पंच सिद्धांति का वरामिरी, ये सही है। अष्टांग संग्रह वाघभट्ट ने किया है, सही है। और निघंटु जो है वो धन्वंतरी ने किया है। पंच सिद्धांति का वरामिहिर, अष्टांग संग्रह वाघभट्ट, निघंटु धन्वंतरी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? दिनाजपुर का जो बैग्राम मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है। अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। तो पढ़ लेते हैं कि 28 गुफाओं में से 5 गुप्त काल के पहले की है। गुफा नंबर ये चैत्य है और बाकी सारे विहार है, ये भी सही है। और इसके चित्र धर्मनिरपेक्ष संदेश भी देते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलभ्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है कि यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था। कौन सा? कलभ्र विद्रोह चोलों के विरुद्ध था। यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था और इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया। ये तीनों भी सही है। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है शासक वर्ग।
फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु है शासक वर्ग। इसमें जोड़िया सुमेलित जो नहीं है वो ये है, तो बाकी सारे पढ़ लेते हैं कि स्रोत जो है जौहर आफ्ताब जी, ये तज़किरात उल वकियात उसके लेखक है, ये सही है। अब्दुल कादिर बदायूनी मुक्तब उल तवारिक, और फरिश्ता है जो है तारीख फरिश्ता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तकसीम दस्तावेज वैसे ही है जैसे मुआजना ए दहसाला। तकसीम मुआजना ए दहसाला। जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया है? जौनपुर अटाला मस्जिद शर्की सुल्तानों ने। जौनपुर अटाला मस्जिद शर्की सुल्तानों ने। निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले से सूफी थे? सुहरावर्दी सिलसिला जो है वो शेख बहाउद्दीन जकरिया उसके सूफी थे। सुहरावर्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकरिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? बांसवाड़ा नहीं था, बाकी सारे हैं, मतलब आगरा है, अहमदाबाद और अजमेर जो है वो टकसाली शहर है, बस बांसवाड़ा ही नहीं है। सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? नील के फसल के लिए बयाना, सरखेज एवं बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे। वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? आमिर खुसरो ने यह ध्यान दिलाया था। मराठी शब्दावली देशमुख का समानार्थी शब्द जो है वो चौधरी है। उत्तर भारत का चौधरी मतलब महाराष्ट्र का देशमुख। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? ये जहांगीर ने बताया है। नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है, जहांगीर ने बताया। बरनी के दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने यह भी लिखा है कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। फिरोज तुगलक ने ये बताया है। फिरोज तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी सारे पढ़ लेते हैं कि क्या है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही। तो वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्राय प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था, ये सही है। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं हो, और उसने स्वयं ही शराब पीना छोड़ दिया था। ये तीनों चीजें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही है, बस यही गलत है। किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए? जोधपुर के राव मालदेव के समय में पहली बार पट्टे दिए गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल है? गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी शेख फरीद और नामदेव, कबीर, रविदास, इन सब के हैं। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में सारों की रचनाएं हमें मिलती है। मध्यकालीन भारत में आमेर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी से मुगलकालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित में से किसको फर्जंद की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था? राजा मानसिंह को फर्जंद की पदवी से प्रतिष्ठित किया था, ये हमको याद रखना होगा। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? हमीदा बानो बेगम। क्या है क्वेश्चन? वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? हमीदा बानो बेगम। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है। यात्री और शासनकारी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो देखते हैं। राल्फ फिल्च जो है वो अकबर के काल में आया है। राल्फ फिल्च अकबर। बर्नियर आया है औरंगजेब के काल में। बर्नियर औरंगजेब। सिद्दी अली रईस जो आया है वो हुमायूं के काल में आया है, और थॉमस रो जो है वो जहांगीर के काल में आया है।
पुस्तक और उसके लेखक है, देखते हैं। फिशर का जो है, माइकल एच फिशर का बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ इंडिया 1757 to 1857। ए ब्रेवर मार्क्सिस्ट थियरीज ऑफ imperialism, शिगेरू इशिकावा, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन पर्सपेक्टिव, और कार्ल पोलांजी जो है वो द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक origins of our times। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया? ईस्ट इंडिया के शासन के दौरान पहली बार प्रेस नियम प्रतिपादित करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। प्रेस नियम लॉर्ड वेलेस्ली। 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए? इलाहाबाद, पटना और लाहौर। ये भी रिपीट हो चुका है। इलाहाबाद, पटना और लाहौर में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? ये नहीं था, बाकी सारे थे। अनिरुद्ध नारायण सिन्हा थे, बृजकिशोर प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद थे। बस रविशंकर व्यास नहीं थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में। किस अधिनियम ने अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आईसीएस भर्ती का प्रावधान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। 1919 में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है? टोरू दत्त नहीं है, बाकी वीना दास है, कल्पना दत्त है और मैडम भिकाजी भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई? तो सरोजिनी नायडू जो है वो कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष रह चुकी है। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? ये भी क्वेश्चन काफी बार कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो 8 अप्रैल, ये तारीख भी हमको याद होनी चाहिए। 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल थे, बाकी राजगोपालाचारी है, तैयब जी है और सरोजिनी नायडू भी सविनय अवज्ञा से संदर्भित है। 1961 में संपन्न हुए प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में 22 देश सम्मिलित हुए थे। अब हमको इसमें 3 चीजें याद रखनी है, कि 1961 में हुआ जो प्रथम गुटनिरपेक्ष है उसमें 22 देश सम्मिलित हुए थे। ये वर्ष भी हमको याद रखना होगा। 1961 प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक, 22 देश समावित। अब पुस्तक और लेखक, और ये सीए भी काफी बार रिपीट हो चुका है, पढ़ लेते हैं कि जो मार्क ब्लॉक है उसने लिखा है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, रॉबिन्सन ने लिखा है द न्यू हिस्ट्री, ग्रामशी ने लिखा है प्रिजन नोटबुक और जैक देरिडा का है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मार्क ब्लॉक ने जो लिखा है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, रॉबिन्सन ने लिखा है द न्यू हिस्ट्री, ग्रामशी ने लिखा है द प्रिजन नोटबुक और जैक्स देरिडा ने लिखा है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? ये सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना, ये नहीं था। बाकी नाम जो सम्मेलन है उसमें स्वतंत्र नीति को अपनाना, बहुपक्षीय गठजोड़ का सदस्य न होना और सैन्य अड्डों को स्वीकार करते हैं तो महाशक्ति विवाद हेतु उसका अभिप्राय नहीं है। ये बाकी ये ऑप्शन उसमें नहीं था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस मरणोत्सन्न हो गई है और जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणोत्सन्न हो गई है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये इंदिरा गांधी ने कहा था
इंदिरा गांधी ने कहा था। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। पढ़ लेते हैं कि 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तथा तकनीक ग्रहण की। इसमें दोनों से और व्याख्या भी सही है। और आखिरी क्वेश्चन है, किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? तो ये जो है 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार, उनके लेखन में विकास के सिद्धांत का आधार मिलता है। थैंक यू।